नमस्कार। एक बार फिर से हम बंगाल को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज बंगाल का भाग 5 है और आज के भाग में हम मुर्शीद कुली खान को बंगाल में पढ़ेंगे। मुर्शीद कुली खान वह व्यक्ति जिसने बंगाल को और ज़्यादा स्थिरता और मजबूती दी। मुर्शीद कुली खान वह व्यक्ति जिसने मराठों से बंगाल को बचाया। मुर्शीद कुली खान वह व्यक्ति जिसने बंगाल को और ज़्यादा मजबूत किया और मुर्शीद कुली खान एक तरह से वह व्यक्ति भी था जो सबसे पहले ये जान गया था कि ये जो यूरोपीय हैं या ये जो अंग्रेज हैं ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए घातक हैं और इनसे बचकर रहना चाहिए। इसीलिए मुर्शीद कुली खान ने उसी समय अपने समय कहा था कि ये अंग्रेज या ये यूरोपीय उस प्रकार से हैं कि अगर आप इन पर नियंत्रण रख पा रहे हैं तो ये आपको शहद देंगे और अगर आप इन्हें छेड़ रहे हैं तो ये आपको काट काट कर मार डालेंगे। इन सारी चीज़ों को मुर्शीद कुली खान बहुत पहले ही समझ गया था, लेकिन मुर्शीद कुली खान का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हो पाया और 56 में यानी 1756 में जब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु होती है तो उसके बाद कोई योग्य व्यक्ति नहीं बैठ पाता है और 1757 में ही प्लासी का युद्ध हो जाता है और बंगाल हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। तो मुर्शीद कुली तक के बंगाल को हम आज कि इस वीडियो में बड़े अच्छे से और बारीकी से देखेंगे कि किस प्रकार से बंगाल आज़ाद हुआ, किस प्रकार से उसने अपनी आज़ादी की नींव रखी और किस प्रकार से 1717 से लेकर के 1756 तक का समय बंगाल ने अपना जिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक राजा यानी प्रारंभिक नवाब जो मुगलिया सल्तनत द्वारा स्थापित पहले और आखिरी नवाब भी थे जिन्हें मुर्शीद कुली खान के नाम से जानते हैं। पहले क्योंकि नवाबी का पद इनसे पहले किसी को नहीं दिया गया था और आखिरी क्योंकि इन्होंने अपने आप को जब स्वतंत्र कर लिया उसके बाद मुगलों ने किसी को बंगाल पर स्थापित मुगल नहीं कर पाए, इसलिए ये आखिरी भी रहे। तो मुर्शीद कुली खान ने कहीं न कहीं नासरी वंश की बंगाल में स्थापना की। नासरी वंश के संस्थापक मुर्शीद कुली खान थे और मुर्शीद कुली खान के मात्र मरने के बाद मात्र 2 शासकों ने ही बंगाल को संभाल पाए, यानी कि मुर्शीद कुली खान, उनका दामाद और फिर उनका बालक, मात्र 3 लोग ही, जैसे मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन और सरफराज, मात्र ये 3 लोग शुरुआती के शासक ही यही नासरी वंश से हो पाए। उसके बाद अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हरा दिया और फिर मार दिया। तो आइए इस पूरी बातों को हम बारीकी से जानते हैं और शुरू करते हैं बंगाल को। जैसा कि आप जानते हैं बंगाल जो उस समय का बंगाल हुआ करता था वो आज के पश्चिम बंगाल से कहीं बड़ा था। उस समय के बंगाल में कौन कौन से भाग आते थे, तो उस समय के बंगाल में जो भाग आते थे वो इस प्रकार से हैं। इस समय का जो बिहार है वो उस समय का बंगाल हुआ करता था। जो इस समय का झारखंड का एरिया है वो भी बंगाल हुआ करता था। जो आज का उड़ीसा है वो भी बंगाल हुआ करता था। जो आज का पश्चिम बंगाल है वो भी बंगाल हुआ करता था। जो आज का बांग्लादेश है ये भी बंगाल हुआ करता था। जो आज का आसाम है ये भी बंगाल हुआ करता था। जो आज का म्यांमार का कुछ भाग है ये भी बंगाल हुआ करता था। तो ये पूरा इतना बड़ा भाग क्या हुआ करता था, तो बंगाल। तो जब दिल्ली का बादशाह बंगाल में मुर्शीद कुली खान को नवाब बना रहा है या गद्दी पर बिठा रहा है, उस समय अगर देखा जाए जब बंगाल आज़ाद हो रहा है तो उस समय दिल्ली के बादशाह से कहीं ज़्यादा भूमि जो है वो बंगाल के नवाब के पास है। तो क्या बंगाल आज़ाद हो गया तो क्या उसने मुगल प्रशासन को पूरी तरह से नकार दिया, ठुकरा दिया और अपना प्रशासन चलाने लगा? तो नहीं, ऐसा नहीं था। जब पहली बात तो ये कि आखिर बंगाल आज़ाद क्यों हुआ,
तो आप जानते हैं कि 1707 का समय था जब मुगलिया सल्तनत कमजोर होने लगी थी। 1707 में मुगलिया सल्तनत क्यों कमजोर होने लगी, उसका कारण था कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के साथ ही मुगलिया सल्तनत कमजोर होने लगी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने जिस प्रथा को प्रारंभ किया था वो और बलवती हो गई थी। और औरंगजेब ने प्रारंभ किया था प्रथा कि युद्ध करके गद्दी को पाना। औरंगजेब ने स्वयं 1657 में वही कार्य किया था, यानी अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करके, निर्मम हत्या करके वो दिल्ली का बादशाह बनता है। और उसने एक लंबा शासन चलाया। औरंगजेब ने क्या चलाया? एक लंबा शासन चलाया, लेकिन औरंगजेब की वो प्रथा जीवित रही। जब औरंगजेब ने देखा कि उसके भी 3 पुत्र हैं और औरंगजेब लगभग 95 साल से ज्यादा जीवित रहा, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके जो पुत्र हैं वो स्वयं 63 वर्ष के हो जाते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है और 1707 में औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठ रहा है, तो उसकी उम्र उस समय 63 वर्ष की है। अब आप सोचिए कि 63 वर्ष का व्यक्ति कितने दिन तक ही शासन कर पाएगा। तो हुआ भी वही, उसका पुत्र योग्य था, यानी बहादुर शाह प्रथम योग्य था, वो राज्य चला सकता था। उसने औरंगजेब द्वारा जितना भी लोगों को असंतुष्ट किया गया था, यहाँ तक कि जो लोग उत्तराधिकार के युद्ध में उसके भाइयों का भी साथ दे रहे थे, उसने उन्हें भी माफ किया और उच्च पद दिए। लेकिन ज्यादा समय तक बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल नहीं रहा, कारण कि उसकी उम्र हो चली थी और वो मर जाता है। और फिर उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में भी एक जंग होने लगती है उत्तराधिकार का। अब सोचिए, उत्तराधिकार का जंग, यानी अपने ही सैनिकों में, अपने ही राजाओं में, अपने ही लोगों में क्या करना? युद्ध करना, और अपने ही धन और अपना ही जन दोनों का विनाश करना, जिसके कारण मुगलिया सल्तनत कमजोर होने लगी। और एक योग्य शासक का ना मिलना भी मुगलिया सल्तनत के पतन का कहीं न कहीं कारण बना। जब अकबर की मृत्यु होती है तो कहीं न कहीं जहांगीर योग्य था, जहांगीर की मृत्यु होती है तो कहीं न कहीं शाहजहां योग्य था, और शाहजहां की मृत्यु होती है तो फिर भी औरंगजेब एक कट्टर शासक होने के बावजूद भी योग्य शासक था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसके पुत्र बहादुर शाह की मृत्यु होती है तो कोई योग्य शासक उसको नहीं मिल पाया। दरबार में ही रहने वाले जो सेनानायक थे, जो मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं दरबार को कंट्रोल करने लगे। और एक समय आता है 1719, जब एक ही साल में लगभग 3 राजा, 3 बादशाह मार दिए जाते हैं। तो ये भी वो दौर था कि प्रधानमंत्री या सेनापति बादशाह को बदल रहे थे। तो ये कारण था मुगलिया सल्तनत के पतन का। और जब आप जानते हैं कि जब केंद्रीय सत्ता मजबूत रहती है तो पूरा राज्य कहीं न कहीं कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है तो सारे राज्य जो होते हैं वो उदंड हो जाते हैं। और यहाँ मुगलिया सल्तनत के साथ भी यही हुआ। जब तक मुगलिया सल्तनत केंद्रीय सत्ता मजबूत थी तब तक सारे राज्य कंट्रोल में रहे, लेकिन जैसे ही मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई, राज्यों ने उदंडता प्रारंभ कर दी और राज्य स्वतंत्र होने लगे। ठीक। और इसी स्वतंत्रता की दौर में 3 तरह के राज्य बने। जब राज्य स्वतंत्र होने लगे तब 3 तरह के राज्य बने। पहला जो राज्य बना उसे उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता है। उत्तराधिकार वाले राज्य यानी ऐसे राज्य जो स्वतंत्र तो हो गए मुगलिया सल्तनत से, लेकिन अपने आप को कभी भी स्वतंत्र घोषित नहीं किया। ये नहीं कहा मुगलिया सल्तनत से कि हाँ आपसे स्वतंत्र है। वो मुगलिया सल्तनत को लगातार नजराने भेजते रहे, जब उनको जरूरत हुई तो वो सैनिक भी भेजते रहे। तो उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि हम स्वतंत्र हैं, हाँ, लेकिन अपनी राजनैतिक नीतियां उन्होंने मुगलिया सल्तनत से अलग रखी। यहाँ का कार्यभार, यहाँ का क्षेत्र रक्षण, सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। मुगलिया सल्तनत इनको बदल नहीं सकती थी, यहाँ के नवाबों को हटा नहीं सकती थी, बदल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं मुगलिया सल्तनत को अपने बड़े भाई की तरह मानते रहे।
तो तीन प्रकार के राज्यों का उदय होता है मुगलिया सल्तनत के कमजोर होने पर। एक, उत्तराधिकार वाले राज्य। उत्तराधिकार वाले राज्य हमने बताया ऐसे राज्य जो मुगलिया सल्तनत को अपने बड़े भाई की तरह मानते हों, जो समय समय पर नजराने और सेनाएं भेजते रहे, जैसे में बंगाल, जैसे में अवध, जैसे में हैदराबाद। ये सारे राज्य आजाद हो गए, लेकिन इन्होंने कभी खुलकर स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की और इन्होंने जरूरत पड़ने पर मुगलिया सल्तनत की सहायता की। दूसरे प्रकार के जो राज्य थे वो राज्य थे स्वतंत्र राज्य, यानी ऐसे राज्य जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, हम मुगलिया सल्तनत से स्वतंत्र हैं, और वो कभी भी मुगलिया सल्तनत के किसी काम नहीं आए, जैसे में मैसूर, राजपुताना और केरल। ये स्वतंत्र राज्य बने। और तीसरे प्रकार के जो राज्यों का उदय हुआ ये थे नए राज्य। नए राज्य यानी ऐसे राज्य जिन्होंने युद्ध करके, लड़ाइयां करके मुगलिया सल्तनत से जो अलग हुए, उन्हें नए राज्य कहा गया, जैसे में मराठा, पंजाब और जाट। ये कौन थे? ये नए राज्य थे। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। कहाँ? भारतीय पटल पर। और मुगलिया सल्तनत कमजोर होने लगी, क्षीण होने लगी। एक तरफ अवध का प्रभुत्व बढ़ रहा था, एक तरफ बंगाल का प्रभुत्व बढ़ रहा था, एक तरफ हैदराबाद के निजाम का प्रभुत्व बढ़ रहा था, एक तरफ मैसूर का प्रभुत्व बढ़ रहा था, एक तरफ मराठे छा रहे थे, एक तरफ राजपुताना छा रहा था। यानी भारत का जो पटल था उस पर अनेक राजवंशों का उदय हो चुका था। सब लोग अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए उदित हो गए थे। ये वाला भाग राजपुताना के हिस्से में, ये वाला भाग कहीं न कहीं मराठा के हिस्से में, ये वाला भाग बंगाल के हिस्से में, इधर वाला थोड़ा भाग कहीं न कहीं मैसूर वाला भाग था। मैसूर था जहां पर टीपू सुल्तान और हैदर अली वाला क्षेत्र था। इधर वाला ये जो एरिया था ये अवध वाला क्षेत्र था। तो हर जगह सारे लोग धीरे धीरे उदित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो साम्राज्य था ये कमजोर हो गया था, मुगल कमजोर हो गए थे और सब लोग अपना प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे ही समय में बंगाल का भी क्या होता है? उदय होता है। तो आखिर हर कोई भी राज्य जब उदय होता है, जिस प्रकार से आज मुगलिया सल्तनत बड़ा था, यानी 1707 तक मुगलिया सल्तनत बड़ा था, लेकिन याद करिए जब 1526 में बाबर का ने अपना पहला आक्रमण यानी अपना 5वां आक्रमण किया था पानीपत पर, 1526 में जब बाबर ने अपना 5वां आक्रमण पानीपत पर किया, उस समय मुगलिया सल्तनत क्या था? कुछ नहीं, बस एक असहाय बेबस व्यक्ति जो बाहर से आकर के यहाँ अपने राज्य की खोज में, तलाश में एक राज्य ढूंढ रहा है, और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में अगर बाबर हार जाता तो फिर से उसकी यात्रा ये जारी ही रहती, लेकिन उस युद्ध में बाबर जीतता है, तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है और बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। सल्तनत काल जो 1206 से चल रहा था उसका समाप्त होती है। 1206 से चलता हुआ सल्तनत काल कहीं न कहीं 1526 में समाप्त हो जाता है और 1526 में मुगलिया सल्तनत की नींव भारत में रखी जाती है। और धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत भारत में बढ़ती है। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध से बाबर अपने आप को स्थिर करता है भारत में, और फिर इसके बेटे हुमायूं ने और इस वंश को बढ़ाया। लेकिन हुमायूं के समय ही शेरशाह सूरी का आगमन होता है और हुमायूं को पूरी तरह से या मुगलों को पूरी तरह से देश निकाला दे दिया जाता है और शेरशाह सूरी अपना सूर वंश भारत में स्थापित करता है और चलाता है। लेकिन शेरशाह सूरी के मर जाने और इस्लाम शाह के मर जाने के बाद जो सूरवंश कमजोर हो जाता है और 1556 में फिर से आगमन होता है किसका? तो हुमायूं का। और हुमायूं फिर से भारत को जीत करके या दिल्ली को जीत करके धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ाता है। लेकिन 1556 में ही क्या होता है? 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और हुमायूं आता है, लेकिन 56 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती और फिर से उसके 13 से 14 साल के पुत्र अकबर को एक बड़ा युद्ध भारत में लड़ना पड़ता है और युद्ध था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। 1526 उसके दादा ने लड़ा था और 1556 उसका बेटे का बेटा यानी अकबर लड़ता है।
एक तरह से वो युद्ध बैरम खान का था, लेकिन फिर भी अकबर लड़ा और जीता। और हेमू जो उस समय का लगातार 22 युद्धों का विजेता था, उसे कहीं ना कहीं हराता है। वो एक कहा जा सकता है कि वो एक औचक बात ही थी कि उसमें हेमू हार गया, लेकिन फिर भी वो उस एक युद्ध ने भारत की दशा और दिशा दोनों पूरी तरह से बदल दी। तो हर वंश जो स्थापित होता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ही शुरू करता है। यहां पर भी बंगाल को स्थापित करने में भी जिस व्यक्ति का महायोगदान रहता है वो है मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को क्या किया, स्थापित किया। लेकिन मुर्शीद कुली खान था कौन? बातें आती है कि मुर्शीद कुली खान कौन था। तो मुर्शीद कुली खान दक्कन का एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ एक बालक था, जिसको मात्र 10 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने क्या कर दिया, बेच दिया। जब ये अपने पिता के यहाँ रहता है, यानी 10 वर्ष से पहले, तो इसका नाम रहता है सूर्य नारायण मिश्रा। सूर्य नारायण मिश्रा को खरीद लेते हैं हाजी सफी और उसे नाम दे देते हैं मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी जब बड़ा होता है, मोहम्मद हादी जब बड़ा हो रहा है और लेकिन मोहम्मद हादी बड़ा हो रहा है और हादी शफी जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। हादी शफी बूढ़े हो रहे हैं और हादी शफी 1690 में कहते हैं अपने पुत्र से, मोहम्मद हादी से, कि मुझे फारस जाना है, मुझे अपनी भूमि पर मरना है। और यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ करके हादी शफी फारस चले जाते हैं। वहीं पर उनकी मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु के 5 साल बाद मोहम्मद हादी फिर से भारत आ जाता है, यानी सूर्य नारायण मिश्रा फिर से भारत आता है। अपनी योग्यता के दम पर सूर्य नारायण मिश्रा को औरंगजेब देखता है, पहचानता है और उसकी योग्यता को समझता है। और औरंगजेब ही सबसे पहले 1700 में बंगाल के दीवान के रूप में मुर्शीद कुली खान को नियुक्त कर देता है। और ये जो नाम है मोहम्मद हादी, इसको एक मोहम्मद हादी को एक उपाधि देता है औरंगजेब, और वो उपाधि है मुर्शीद कुली खान। और एक शहर का नाम बदलने की छूट भी देता है, अनुमति भी देता है। और मोहम्मद हादी एक शहर का नाम बदल के मुर्शिदाबाद कर देते हैं। बाद में जो बंगाल है वो उसकी राजधानी भी मुर्शिदाबाद कर दी जाएगी इन्हीं के द्वारा। तो इस तरह से मुर्शीद कुली खान ऊपर उठते हैं, यानी नीचे से ऊपर का सफर इनका मतलब एक सैनिक के रूप में। अब देखिए, एक सैनिक के रूप में भर्ती होकर के धीरे 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 ये किस पद तक जाते हैं, ये अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। तो मुर्शीद कुली खान उस पद तक आते हैं। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब का जो पुत्र है बहादुर शाह, वो राजा बनता है, वो बादशाह बनता है, तो वो बंगाल के जो दीवान है मुर्शीद कुली खान, उनको हटा करके बंगाल से उन्हें दक्कन का दीवान बना देता है। लेकिन फिर 1717 में जो फर्रुखियर हैं वो बंगाल का फिर से मुर्शीद कुली खान को फिर से बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। और धीरे धीरे फिर मुर्शीद कुली खान अपने आप को क्या कर लेते हैं, तो स्वतंत्र कर लेते हैं। जब फर्रुखियर को मार दिया जाता है 1719 में, मराठा और सैयद बंधुओं के आपसी साझेदारी से फर्रुखियर को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तब कहीं ना कहीं अगला जो राजा बनाया जाता है, यानी 2 फिर राजा बनाए जाते हैं और दोनों को फिर जल्दी जल्दी मार दिया जाता है। और फिर तीसरा राजा बनाया जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय लगभग 3 राज्य क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, जिन्हें उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता है, जैसे बंगाल, जैसे में अवध और हैदराबाद। तो अब बंगाल क्या है, आजाद है। अब बंगाल क्या है, आजाद है। बंगाल की शुरुआती राजधानी देखा जाए तो राजमहल मिलती है, उसके बाद ढाका मिलती है और उसके बाद मुर्शिदाबाद मिलती है, जो यही मोहम्मद हादी या यूं कहें तो मुर्शीद कुली खां बनाते हैं। और उसके बाद मुंगेर की जाएगी। तो ये शुरुआती राजधानी है किसकी, तो बंगाल की। आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल में ये इनका राज्य स्थापित हो गया। किसका राज्य, मुर्शीद कुली खान का। लेकिन क्या चीजें इनके हिसाब से हैं। आज भी आप देखते होंगे कि जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य में मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेता है तो क्या चीजें वैसी ही चलती रहती हैं, नहीं। सबसे पहले अधिकारियों को का तबादला होता है, अपने मन मुताबिक अधिकारियों को अपने पास रखते हैं कौन, अधिकारीगण यानी मुख्यमंत्री। उस समय भी ऐसा था, जो जितने भी अधिकारी थे सबका ट्रांसफर होता है मुर्शीद कुली खान द्वारा। अच्छे अच्छे लोगों को नियुक्त किया जाता है। अच्छे लोगों का मतलब अपने हिसाब के लोगों से। इससे पहले जो लोग थे वो किसी और के प्रति वफादार रहे होंगे, उससे पहले जो लोग रहे होंगे वो किसी और के प्रति वफादार रहे होंगे। तो मुर्शीद कुली खान ऐसे लोगों को नियुक्त करता है जो उसके प्रति क्या हो, वफादार हो। ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है।
और बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं जिससे वो बंगाल को क्या कर सके, स्थापित कर सके। किसी राज्य को एक बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए, उसमें बेहतरीन चीज़ों को निर्धारित करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है अर्थव्यवस्था। यानी अगर इनकम बढ़िया है, इनकम का स्रोत बढ़िया है और हमें सही से पता है कि कहाँ खर्च करना है, तो राज्य बहुत आगे तक जाता है। और इसी प्रकार से मुर्शीद कुली खान भी करते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आइए देखिए कि मुर्शीद कुली खान इन बंगाल की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खान इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ करते हैं। इजारेदारी प्रथा क्या है? तो इससे पहले जो प्रथा चल रही थी बंगाल में वो था जागीरदारी प्रथा। यानी शुरू से ही पुश्त दर पुश्तों से हमारे पास जमीनें हैं और हम एक निश्चित आमदनी उसमें से निकाल करके किसको दे रहे हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं या वहाँ के जो उनसे सीनियर लोग हैं या राज्य के खजाने में हम एक निश्चित आमदनी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जितने भी जागीरदार थे उनकी जागीरें ले ली गई, यानी जमीनें ले ली गई। इजारेदारी प्रथा यही है एक प्रकार की, कि सारे जागीरदारों की जमीनों को ले लिया गया और उसको नीलाम किया गया। ऐसे व्यक्तियों को जमीनें दी गई जो ज़्यादा से ज़्यादा उपज, उत्पादन और अनाज उस जमीनों पर दे सकते थे। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप बरसों बरस से बसे हुए लोगों की जमीनें लेंगे तो क्या होगा, विद्रोह होगा। लेकिन ये बात मुर्शीद कुली खान जानते हैं। वो लोगों से जमीन लिए, विद्रोह हुआ और बड़े आराम से उन्होंने विद्रोहों को क्या कर दिया, दबा दिया। अब ये प्रथा लागू हो गई। कौन सी प्रथा? इजारेदारी प्रथा लागू हो गई। दूसरा, तकावी ऋण। मुर्शीद कुली खान जानते थे कि ये जो देश था या बंगाल जो है ये मुख्यतः किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर कृषकों को उत्पादन करने के लिए वो ऋण देना प्रारंभ किए। क्या देना प्रारंभ किया? ऋण। और कब वो ऋण दिया जाता था? वो ऋण फसल बोने से पहले किसानों को दिया जाता था। इसी को कहा जाता था तकावी ऋण। तो फसल बोने से पहले जो ऋण दिया जाता था फसल बोने के लिए, उसकी सिंचाई के लिए, उसकी बीजों के लिए, उसकी देखभाल के लिए और जिन चीज़ों के लिए दिया जाता था, उसी को तकावी ऋण कहा जाता था। तो पहले इजारेदारी प्रथा का विकास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अन्न आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आ सके। और दूसरा, तकावी ऋण। तीसरा, विद्रोही का दमन। विद्रोह का दमन माने इजारेदारी प्रथा जब प्रारंभ होती है तो जागीरदारों से उनकी जागीरें लेकर किसी तीसरे को दे दी जाती है जो ज़्यादा आमदनी दे। तो ऐसे में विद्रोह ने, जागीरदारों ने क्या किया, विद्रोह किया और उनकी विद्रोहों का दमन किया गया। किसके द्वारा? तो मुर्शीद कुली खान द्वारा। अगला जो है वो राजधानी बदल दी गई। राजधानी उस समय कहाँ थी? तो उस समय राजधानी बंगाल की ढाका थी। तो ढाका से बदल दी किसने? मुर्शीद कुली खान ने। और कहाँ कर दी? मुर्शिदाबाद कर दी। राजधानी क्यों बदली गई? तो जब ये राजधानी थी, इस राजधानी में बहुत षड्यंत्र होने लगे थे मुर्शीद कुली खान को बदलने के लिए, मुर्शीद कुली खान को मारने के लिए। और मुर्शीद कुली खान इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, तो वो राजधानी को ही क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अगली बात, अगला है कंपनी से चुंगी। यानी कि आपको याद होगा कि इससे पहले की वीडियो में हमने जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि एक समय ऐसा था कि फर्रुखसियर का शासन था और फर्रुखसियर अपने शासन के दौरान एक बहुत घातक फोड़े से क्या था, पीड़ित था। और उस समय एक दल आता है ब्रिटेन से और वो हमेशा ब्रिटेन से कोई ना कोई दल राजा के दरबार में आता रहता। अब कारण क्या था? कारण ये था कि वो चाहते थे कि हमें एक मुश्त किस्त दे करके बंगाल में क्या मिल जाए, छूट मिल जाए। किस चीज़ की? कि हम जाके व्यापार कर सकें। तो और ऐसे क्या दिक्कत थी उनको, जब भी अंग्रेज बंगाल में कहीं जाते थे, बिहार में गए, बंगाल में गए, उड़ीसा में गए, जब भी कहीं गए तो उनको व्यापार करने के लिए हर जगह चुंगी देनी पड़ती थी। कहीं ना कहीं कोई रिश्वत लेता था, कहीं ना कहीं और कोई दबाव डालता था। हर प्रकार से कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस बार भी वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के गए कि हम एक बार एक साल में एक निश्चित धन दे दें और उसके बाद हमें कहीं कोई धन देने की आवश्यकता ना हो। ये बात लेकर फर्रुखसियर के पास गए थे। फर्रुखसियर उस समय फोड़े से पीड़ित था और हैमिल्टन नामक जो डॉक्टर था इनकी टीम में, उसने फर्रुखसियर को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके नेतृत्व में वो टीम गई थी, जिसमें हैमिल्टन नामक डॉक्टर था, वो किसके नेतृत्व में टीम गई। अब जब फर्रुखसियर ठीक हो गया तो उसने एक फरमान जारी कर दिया। फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर दिया ये कि एक निश्चित पैसा दे करके दिल्ली को, एक निश्चित पैसा दे करके आप अपना व्यापार क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से अपना व्यापार दिल्ली को करिए। इससे क्या हो गया, अब जब अंग्रेज एक निश्चित पैसा देकर अपना व्यापार करेंगे तो बाकी व्यापारियों से उनकी जो प्रतियोगिता है वो खत्म हो जाएगी।
कारण क्योंकि बाकी व्यापारियों को ज़्यादा धन खर्च करना पड़ रहा है व्यापार करने के लिए और अंग्रेजों को कम धन खर्च करना पड़ रहा है व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेजों का प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, अंग्रेजों का माल सस्ता दिया जाएगा, सस्ता मिलेगा और भी बहुत सारी बातें। तो इससे प्रतिस्पर्धा खत्म होने लगी और दूसरे जो भारतीय व्यापारी थे वो सरकार को यानी राजकोष में पैसा न दे करके, चुंगी न दे करके अंग्रेजों से ही दस्तखत क्या करने लगे, जारी करवाने लगे। यानी अंग्रेजों से आदेश जारी करवाने लगे और अंग्रेज कहते कि ये मेरा माल है और वो जारी हो जाता। जो पैसा जाना था बंगाल के झोली में वो पैसा जाने लगा अंग्रेजों के झोली में। तो इससे बंगाल का क्या होने लगा, कहीं ना कहीं घाटा होने लगा। लेकिन जब मुर्शीद कुली खान बनता है, जब आता है शासन में, तो कहता नहीं आपको भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि इससे कहीं ना कहीं राज्य का घाटा है, बंगाल का घाटा है। तो वो अंग्रेजों से भी कहता है नहीं आपको भी देना पड़ेगा। आगे अगर देखें तो जागीर जो जितने अधिकारी थे, पहले ज्यादातर ये होता था, अकबर के समय से ही ज्यादातर ये होने लगा था कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, राज्य के लिए उत्तम कार्य कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह के बदले उसे जमीन दे दी जाती, कहीं ना कहीं उसकी तनख्वाह के बदले उसे जमीन दे दी जाती। और ये जमीन वो अपने कार्य में कैसे भी इस्तेमाल कर सकता था और इस पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेती थी। ये जो जमीन दी गई उस पर कोई टैक्स नहीं लेती थी। तो जितने भी अधिकारियों को जमीनें दी गई थी उनकी तनख्वाहों के बदले उन सारी भूमियों को मुर्शीद कुली खान ने वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि का अर्थ यानी जो ऐसी भूमियां जो सीधे राज्य के संपर्क में हो, जहां का उत्पादन सीधे राज्य अपने पास लेता हो, जहां से वो कर नहीं लेता हो बल्कि सारा उस भूमि की सारी भूमि का सारा उपज लेता हो, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसने अपने बंगाल को या बंगाल का अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। जागीरदारी प्रथा जो थी, जागीरदारी प्रथा को लगभग खत्म कर दी गई और जो इजारेदारी प्रथा का विकास किया गया, यही बाद में जमींदारी प्रथा के रूप में क्या हो गई, तो तब्दील हो गई। तो इस प्रकार से मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को क्या कर दिया, तो बंगाल को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि मुर्शीद कुली खान का अपना कोई औलाद नहीं था, यानी कि कोई पुत्र नहीं था जो उत्तराधिकारी बन सके। इनकी 2 पुत्रियां थीं और इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। किससे कर दिया, तो शुजाउद्दीन से कर दिया। मुर्शीद कुली खान ने अपनी पुत्रियों का विवाह शुजाउद्दीन से कर दिया। और 1727 में जब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन क्या हुआ, गद्दी पर बैठ गया। ठीक, अब इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत सारी स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार से मुर्शीद कुली खान के बाद सरफराज खान गद्दी पर बैठता है, लेकिन फिर शुजाउद्दीन और सरफराज में युद्ध होना प्रारंभ होता है। तो मुर्शीद कुली खान की जो विधवा है वो सरफराज के पास आती है और कहती है कि अपने पिता के लिए गद्दी छोड़ दो। तो शुजाउद्दीन के लिए सरफराज गद्दी छोड़ देता है। तो मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है 1727 में और 1739 में शुजाउद्दीन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो शुजाउद्दीन कोई विशेष कार्य नहीं कर पाता है और उसके बाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक शासन करने के बाद ये भी मर जाता है। शुजाउद्दीन के बाद शुजाउद्दीन का जो पुत्र है सरफराज खान, वो गद्दी पर बैठता है। सरफराज खान कब गद्दी पर बैठता है, तो 1739 में सरफराज खान गद्दी पर बैठता है। लेकिन सरफराज खान की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये राजनैतिक व्यक्ति नहीं है। ये अपने निर्णय, राजकाज के जो निर्णय है ये स्वयं नहीं लेता है, इसके बाकी जो प्यादे हैं वो निर्णय लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका बहुत सारा ध्यान जो है वो धर्म के क्षेत्र में है, आध्यात्म के क्षेत्र में है। ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो पूरी तरह से ये राजनीति से कट गया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसे कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं और धीरे 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 इसे क्या किया गया, तो हटाने का प्रयास भी क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। अलीवर्दी खान के भाई महफूज खान को सरफराज खान ने मुख्य सलाहकार बना लिया। सरफराज खान ने क्या किया, अलीवर्दी खान के भाई महफूज खान को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया और महफूज खान अलीवर्दी खान के साथ मिलकर के सरफराज खान को पूरी तरह से बर्बाद क्या करता है, करना प्रारंभ कर देता है। जो अच्छे लोग इसके साथ होते हैं, सरफराज खान के साथ जो अच्छे लोग होते हैं उसको धीरे धीरे राज्य से निष्कासित करवा दिया जाता है या उनके पदों से हटा दिया जाता है और फाइनली सरफराज खान को अकेला कर दिया जाता है।
और 1740 में एक युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। किसके किसके मध्य? सरफराज खान और अलीवर्दी खान के मध्य एक युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध। ये गिरिया का प्रथम युद्ध है। गिरिया का एक और युद्ध होगा, उस समय पर आने पर हम बात करेंगे। तो 1740 में गिरिया का युद्ध होता है अलीवर्दी खान और सरफराज खान के मध्य, और उस गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान क्या करता है? जीत जाता है। इसके जो सेनानायक होते हैं सरफराज खान के, वो धोखा देते हैं और अलीवर्दी खान क्या करता है? जीत जाता है इस गिरिया के युद्ध में बड़े आराम से। ठीक, और अलीवर्दी खान अब राज करेगा 1740 से 1756 तक। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो अलीवर्दी खान को पढ़ने वाले हैं। हो सकता है अलीवर्दी खान का ये वीडियो 2 या 3 वीडियो में खत्म हो, क्योंकि अलीवर्दी खान एक योग्य शासक है। अब उसने राज्य कैसे पाया ये अलग विषय है, लेकिन अलीवर्दी खान एक योग्य शासक है। वो कहीं ना कहीं मराठों से संघर्ष करके एक तरफ मराठों को रोके रखता है, दूसरी तरफ बंगाल में शांति बनाए रखता है, और तीसरी तरफ इन यूरोपीय शक्तियों को नियंत्रण में रखता है। तो एक साथ कई चीजों को हल कर रहा है अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान के बाद ही बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। अलीवर्दी खान 1756 तक बंगाल में राज करेंगे और 1757 में ही प्लासी का युद्ध हो जाता है, और 1764 में तो बक्सर के युद्ध ने पूरा बंगाल को पूरी तरह से अंग्रेजों को ही दे दिया। तो आइए शुरू करते हैं हम अलीवर्दी खान को। ठीक, अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनते ही निम्न सुधार शुरू किए। अलीवर्दी खान ने क्या किया? बंगाल का नवाब बनते ही कुछ सुधार प्रारंभ किए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने राज्य को देखता है और अपने हिसाब से उन कमियों को ठीक करता है। तो सबसे पहला जो सुधार करते हैं अलीवर्दी खान, वो मुगलिया सल्तनत को जो रकम दी जा रही थी, वार्षिक रकम जो मुगलिया सल्तनत को दी जा रही थी, उसको अलीवर्दी खान ने क्या कर दिया? कम कर दिया। ये कुछ समय के लिए कम किया, बाद में फिर से उतना ही कर दिया गया, लेकिन शुरुआती समय के लिए जब तक बंगाल अभी कमजोर था, इन्होंने मुगलिया सल्तनत की रकम क्या कर दी? कम कर दी। तो पहला क्या किया? मुगलिया सल्तनत की रकम कम कर दी। अगला, अलीवर्दी खान ने ज्यादा से ज्यादा भूमि को खालसा भूमि बनाया। खालसा भूमि जो भी राजा योग्य शासक है, जो भी अपने राज्य में ज्यादा इनकम चाहता है, ज्यादा आमदनी चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा भूमि को खालसा भूमि ही बनाता है। हमने पहले ही बताया कि खालसा भूमि का अर्थ होता है ऐसी भूमियां जिस पर राज्य स्वयं कृषि करता है, राज्य स्वयं उस पर कार्य करता है और उस पर उपजाता है, अन्न उपजाता है और उसे पूरा का पूरा राज्य स्वयं लेता है, वो खालसा भूमि है। खालसा भूमि का पूरा धन राज्य का होता है, इसलिए सारे राजा यही चाहते थे कि खालसा भूमि क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो जो अलीवर्दी खान है, ये भी क्या करते हैं? खालसा भूमि को बढ़ाते हैं, जिससे राज्य का इनकम बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के विषय में कहा था। अलीवर्दी खान वो पहला व्यक्ति है जिसने यूरोपियों का मूल्यांकन सही किया, और यूरोपियों के विषय में कहता है अलीवर्दी खान कि यूरोपीय जो हैं, इनको अगर आप नियंत्रित रखेंगे तो ये आपको शहद देंगे, और अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये आपको काट लेंगे। नियंत्रित रखेंगे तो शहद देंगे, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि यूरोपीय जब भी वो व्यापार करने आपके देश में आते थे, हमारे देश में आते थे, तो वो अपने यहाँ से सोना और धन लेकर के आते थे, और उन्हीं चीज़ों से वो क्या करते थे? वो यहाँ वो देते थे और चीज़ों को, कच्चा माल खरीदते थे। वो सोरा खरीद रहे हैं, वो नील खरीद रहे हैं, वो कपास खरीद रहे हैं, वो जूट खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो कैसे खरीद रहे हैं? वो धन देकर खरीद रहे हैं। और वो धन कहाँ से ला रहे हैं? तो अपने देश से ला रहे हैं। सोचिए, वो सोना लेके आए, हमारे देश में दे दिए, और हमारे यहाँ से कच्चा माल लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है? हमें शहद ही तो दे रहे हैं, हमें लाभ पहुंचा रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि इन यूरोपियों से क्या करिए? इन्हें नियंत्रित रखिए। ये आपको क्या देंगे? ये आपको शहद देंगे, लेकिन अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो ये आपको क्या करेंगे? काट लेंगे। तो इसने बेहतरीन ढंग से यूरोपियों को क्या किया? नियंत्रित करना सीखा। यूरोपियों ने कहा कि भाई हम फोर्ट बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, फोर्ट नहीं बनाना है। उन्होंने कहा कि आपको चुंगी देनी है। हर चीजों पर विशेष नियंत्रण, लेकिन लड़ाई से नहीं, बुद्धि से। ये सारी चीजें अलीवर्दी खान कैसे करते हैं? बुद्धि से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के विषय में कहा था कि अगर इन्हें छेड़े तो यह शहद देंगे, अगर इन्हें न छेड़े तो यह शहद देंगे, अगर छेड़े तो यह काट कर मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। रघुजी भोसले जो एक मराठा सरदार थे, उन्होंने अलीवर्दी खान के दरबार में अपना एक दूत भेजा, जिसे अलीवर्दी खान ने क्या किया? मरवा दिया। जब हम मराठा साम्राज्य को पढ़ रहे थे
जब हम मराठा साम्राज्य को पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज मराठा साम्राज्य में पढ़ी, हमने कहा कि 1740 के बाद मराठा लगातार बंगाल पर आक्रमण करने लगे। अलग अलग इतिहासकारों ने मराठों के बंगाल पर आक्रमण के अलग अलग कारण बताए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मराठों का बंगाल पर आक्रमण करने का मुख्य कारण यह था कि जो अलीवर्दी खान थे, इनके कुछ सैनिक जो थे वो उड़ीसा के मंदिरों को ध्वस्त कर दिए थे, उसको लूट लिए थे, इसलिए मराठों को यह बुरा लगा और उन्होंने बार बार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, रघुजी भोसले, रघुजी क्या थे, जो रघुजी नामक एक व्यक्ति थे, उनके एक सिपह सालार को या उनके एक मंत्री को अलीवर्दी खान ने मरवा दिया, इसलिए बार बार मराठे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। अब जो भी बातें रही हों, लेकिन ये मुख्य बात थी कि 1742 से लगातार मराठों ने 1751 तक बंगाल पर आक्रमण किया। अब बात आती है कि 1751 में आखिर ये आक्रमण रोक क्यों दिया गया। 1751 में इसलिए आक्रमण रोक दिया गया क्योंकि तब मराठों और बंगाल के मध्य एक संधि हो गई कि ठीक है, बंगाल ने कहा कि ठीक है, हम आपको क्या दे देते हैं, उड़ीसा दे देते हैं, आप उड़ीसा ले लीजिए, उड़ीसा की जागीरदारी दीवानी ले लीजिए और आप बंगाल पर आक्रमण न करिए। उड़ीसा की दीवानी दे दी और प्लस 12 लाख रुपए वार्षिक हर वर्ष देने की बात कही गई, और बदले में आप क्या करेंगे, आप आक्रमण नहीं करेंगे। कहां, तो बंगाल पर। तो 51 में जब समझौता हो गया, उसके बाद मराठों ने आक्रमण करना छोड़ दिया। आप याद करिएगा 1742 का समय कौन सा समय था, ये वो समय है जब मराठे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये वो समय है 1742 का जब बाजीराव की मृत्यु हो चुकी है, यानी 1740 में बाजीराव क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन कर चुके हैं, पेशवा के पद से हट चुके हैं, मर चुके हैं। उसके बाद उनका बेटा बाजीराव 1720 से 1740 तक पेशवा रहे और वो भी क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। और उसके बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक शासन करेंगे। और ध्यान रखिए, उनके समय में मराठा साम्राज्य अपने सर्वोच्च सीमा तक पहुंचेगा, यानी अटक से लेकर कटक तक का जो सफर था वो तय करेगा। यानी अटक यानी अफगानिस्तान, कटक यानी उड़ीसा, वो पूरा क्षेत्र ये कहीं ना कहीं मराठे अपने कब्जे में करेंगे, जीतेंगे। तो ये वो समय है जब मराठे अपने चरम पर जा रहे हैं, यानी उत्कर्ष पर हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये वो समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रघुजी भोसले जो एक मराठा सरदार थे, उन्होंने अलीवर्दी खान के दरबार में अपना एक दूत भेजा, जिसे अलीवर्दी खान ने क्या कर दिया, मरवा दिया। इस घटना के बाद मराठे बंगाल पर लगातार आक्रमण करने लगे। क्या करने लगे, लगातार बंगाल पे आक्रमण करने लगे। कौन, मराठे। ध्यान दीजिएगा, उस समय तक मराठों का जो भाग था वो मध्य भारत के लगभग पूरा भाग मराठों ने घेर रखा था। हमने आपको बताया था कि जब शिवाजी की मृत्यु होती है, यानी 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु होती है, उस समय ये वाला क्षेत्र जो था ये मराठों के अंदर था, इतना क्षेत्र मराठों के अंदर था। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, मराठों ने अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया। और बाजीराव के समय तक, तो सोचिए 37 की घटना है, बाजीराव के समय तक दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया। बाजीराव के द्वारा मात्र 500 सैनिकों के साथ और दिल्ली को जीत लिया गया था। तो ये पूरा मध्य भारत, ये वाला पूरा मध्य भारत किसके कब्जे में था, तो मराठों के कब्जे में आ गया था। धीरे धीरे मराठे और बढ़ेंगे और 1758 तक मराठे अपने सर्वोच्च क्षेत्रफल पर रहेंगे। इसके बाद मराठों का हास होना प्रारंभ होता है और 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद तो मराठे अपने एकदम डाउनफॉल, एकदम नीचे की तरफ ध्वस्त होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और उसके बाद तो मराठा फिर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर प्रथम द्वितीय और तृतीय मराठा आंग्ल मराठा युद्ध ने पूरे मराठाओं का समूल विनाश कर दिया। चलिए, तो अभी मराठा अपने उस विनाश की कगार पे नहीं है, बल्कि मराठा अभी उत्कर्ष पर हैं। तो इस घटना के बाद मराठे बंगाल पर क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे परेशान होकर अलीवर्दी खान ने मराठों से उड़ीसा की दीवानी दे दी तथा 12 लाख हर वर्ष देना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अलीवर्दी खान ने क्या कहा कि ठीक है, आप ये ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, हमसे उड़ीसा ले लीजिए, लेकिन आप बार बार बंगाल पर क्या करिए, आक्रमण न करिए। ये आक्रमण कोई नॉर्मल आक्रमण नहीं था, ये आक्रमण सबसे बुरे आक्रमण थे। भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो कुछ आक्रमण ऐसे थे जो बहुत बुरे आक्रमण थे। ये आक्रमण इतने बुरे थे कि कहा जाता है कि उस समय भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई उस क्षेत्रों में। वहां के सारे निवासी भाग करके ऊपर की तरफ आने लगे।
कभी ये बिहार पर आक्रमण कर दे, कभी उड़ीसा पे आक्रमण करते थे, कभी कैसे भी, हर समय आक्रमण होता रहता। और ये जो आक्रमण हो रहा था, ये कुछ भाड़े के सिपाही थे मराठों की सेनाओं में, उनके द्वारा हो रहा था, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। भाड़े के सिपाहियों द्वारा आक्रमण हो रहा था, और वो भाड़े के सिपाही, उनके घोड़े इतने तेज थे कि अलीवर्दी खान उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो आते, लूटते, मारते और भाग जाते। गांव के गांव को जला दिया जाता, लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता। इतिहासकारों ने लिखा है कि लोगों के नथनों में पानी भरकर कहा जाता कि पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, और अगर पैसा नहीं देते तो उन्हें डुबो कर मार दिया जाता, और अगर पैसा दे देते तो किसी प्रकार उनके प्राण बच जाते। लोग अपना सब कुछ छोड़ के अपने इलाकों से भागना प्रारंभ कर दिए। सोचिए, अगर कोई एक क्षेत्र, उतना बड़ा विशाल क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र किसी दूसरे को दे दे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बहुत बड़े मात्रा में अत्याचार हुआ है, और अत्याचार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर अलीवर्दी खान के समय सेनापति था। ये वही मीर जाफर है जो बाद में धोखा देगा, जो अलीवर्दी खान के बाद धोखा देगा। तो ये पहले से ही एक योग्य सेनापति नहीं था। तो मीर जाफर अलीवर्दी खान का क्या था? सेनापति था। उस समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण को बर्दवान के आक्रमण के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मीर जाफर भाग गया था, लेकिन अलीवर्दी खान ने मीर जाफर को हटाकर खुद युद्ध लड़ने पहुंच गया तथा अपनी बहादुरी से मराठों को रोक दिया। हर बार कहीं न कहीं, हर बार, हर आक्रमण में, एक दो आक्रमण मराठों ने नहीं किया। 1742 से लेकर 1751 तक मराठों ने कुल 5 आक्रमण किए, और हर आक्रमण में कहीं न कहीं अलीवर्दी खान ने रोका मराठों को। लेकिन रोकने से भी लोगों की हानि होती थी, जनधन की हानि होती ही होती थी। और वो जो सेनाएं थी, उनका उद्देश्य क्षेत्र जीतकर वहां राज्य करना, शासन करना नहीं था। उनका उद्देश्य ही था बस आओ, लूटो, मारो, कत्लेआम मचाओ। इतना कत्लेआम मचा दो कि लोग त्राहिमाम की स्थिति में आ जाए, राजा डर जाए, लोग डर जाएं। ये उद्देश्य था उस सेना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खान के समय ही कलकत्ता के चारों तरफ मराठा खाई खोदनी प्रारंभ कर दी गई। यह खाई खोदने का बस एक कारण था कि बर्गी रेड को रोका जा सके। ये यहाँ पे शब्द है बर्गी। अब बात करेंगे कलकत्ता। हमने आपको बताया था ये समय था 1698 का समय, जब अंग्रेजों ने 3 गांवों को मिलाकर, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता, 3 गांवों को मिलाकर के एक फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, और वहां पर अपनी व्यापारिक कोठियां बनाना प्रारंभ की। लेकिन जब बार बार बर्गी आक्रमण होने लगे, अब बर्गी क्या है? तो यही भाड़े के वो सिपाही हैं। बर्गी क्या है? तो बर्गी मराठा साम्राज्य का एक हल्का घुड़सवार भाड़े का समूह था, जो बंगाल के मराठा आक्रमण के दौरान लगभग 10 वर्षों तक बंगाल सूबा के पश्चिमी भाग, ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर लूटपाट करता था। ठीक, इसी को बर्गी कहा जाता था। ये भाड़े के लोग थे, जिनको मराठे अपने सेना में रखते थे कुछ पैसे दे करके। और इनकी सबसे खासियत जो थी, बर्गी की सबसे बड़ी खासियत जो थी, ये वो कि इनके घोड़े बहुत फुर्तीले होते थे, इन पर लोग बहुत फुर्तीले होते थे। वो आते, लूट मार करते और भाग जाते, और इसी कारण से अलीवर्दी खान इनका मुकाबला नहीं कर पाता। और ये कभी खुले में तौर पे लड़ाइयां नहीं होती, लड़ाइयां तो होती ही नहीं कभी, बड़े स्तर पर कोई लड़ाई नहीं, आमने सामने कोई युद्ध नहीं होता। ये आते गांव पर आक्रमण करते और लूटते चले जाते, ये आते किसी शहर पर आक्रमण करते, लूटते और चले जाते। तो इसी को बर्गी आक्रमण करता कहा जाता था। और इन्हीं चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने एक खाई खोदने की परमिशन ले ली। किससे? अलीवर्दी खान से एक परमिशन ले ली कि हम कलकत्ता के चारों तरफ एक बड़ी खाई खोदना चाहते हैं। उस खाई खोदने से क्या होगा? उस खाई खोदने से ताकि अंग्रेज मराठे हमें लूटने के लिए उस खाई को पार ही न कर सके, वो कलकत्ता में प्रवेश न कर सके। कलकत्ता यानी 3 गांव, वही तीनों गांव को मिलाकर के अब कलकत्ता हो गया था। फोर्ट विलियम अब कलकत्ता का रूप ले लिया था। तो वो जो खाई थी उसको पार करके ना आ पाए, वो बर्गी को पार करके ना आ पाए, तो वही खाई जो खोदी जा रही थी उसी को बर्गी खाई के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये वो समय था जब बहुत ज्यादा प्रकोप था। 1740 से लेकर 1742 से लेकर या 40 से लेकर के 1751 तक का ये जो समय था, ये मराठों का प्रकोप का समय था, मराठों के उत्थान का समय था। लेकिन बंगाल में बहुत ज्यादा भय और डर का समय था। क्यों? क्योंकि इन बर्गियों ने बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई थी। उस समय के इतिहासकारों ने भी और बाद के इतिहासकारों ने भी यहाँ के अत्याचार को बहुत बड़े स्तर का लूटपाट और बहुत बड़ा स्तर का अत्याचार बताया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रिनोपोली की, अब बंगाल पर मराठा आक्रमण, हेडिंग है बंगाल मराठा आक्रमण 1742-1751। त्रिचिनोपोली की लड़ाई में कर्नाटक क्षेत्र में उनके सफल अभियान के बाद बंगाल सूबा में मराठा सेनाओं द्वारा लगातार किए गए थे आक्रमण। अभियान के नेता नागपुर के राघोजी भोसले थे। मराठों ने अप्रैल 1742, मराठों का यह पहला आक्रमण था। अप्रैल 1742 में मराठों ने पहला आक्रमण जो किया, 1742 से मार्च 1751 तक बंगाल पर 5 बार आक्रमण किया। बंगाल पर कुल कितनी बार मराठों ने आक्रमण किया? 42 से लेकर 51 तक कुल 5 बार आक्रमण किया। बंगाल सूबा में व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ। बंगाल को बहुत भारी आर्थिक नुकसान से क्या करना पड़ा? जूझना पड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1742 में मराठा ने बंगाल पर पहला आक्रमण किया। हालांकि नवाब अलीवर्दी खान ने सफलतापूर्वक आक्रमण को विफल कर दिया, किंतु 1742 के मराठा आक्रमण से मुर्शिदाबाद और हुगली को लूट पाट का सामना करना पड़ा। मुर्शिदाबाद यानी कि जो मुख्य क्षेत्र था, जो एक गढ़ था बंगाल का, उसको और हुगली को, दोनों को बहुत बेइंतहा लूटा गया। 1742 में मुर्शिदाबाद और हुगली को बहुत बुरी तरह से लूटा गया बंगाल को। और किसने लूटा? तो मराठों ने, या यूं कहें तो बर्गियों ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निरंतर संघर्ष ने बंगाल की आबादी पर भारी असर डाला। मराठों के आक्रमण के दौरान बर्गिस कहे जाने वाले योद्धाओं ने बंगाल और बिहार के आबादी के खिलाफ अत्याचार किया, जैसा कि बर्दवान साम्राज्य और यूरोपियन स्रोतों में बताया गया है कि 4 लाख लोग मारे गए। अब सोचिए, इस पूरे आक्रमण में, यानी जितना 1742 से लेकर के 1751 तक जितनी बार ये आक्रमण हुए, इन पूरे आक्रमणों को अगर मिलाकर के देखा जाए तो जो लोगों के मारे जाने की संख्या है वो 4 लाख थी। अब हो सकता है किसी स्रोत में गलत या किसी स्रोत में सही हो सकता है, लेकिन औसतन अगर सारे स्रोतों को मिलाकर देखा जाए तो ये स्रोत जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी। यानी मराठों ने बंगाल में बहुत ही ज्यादा, बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इन वर्गियों ने बंगाल को बहुत बुरी तरह लूटा था। बंगाल के बड़े बड़े शहरों को बहुत बुरी तरह ध्वस्त किया था। यहाँ के जनजीवन में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। लोगों को बहुत बुरी तरह मारा था, पीटा था, काटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आक्रमणों के समकालीन विवरणों में महिलाओं के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की रिपोर्टें हैं। कहा जाता है कि भारतवर्ष में आज तक जितने भी बलात्कार के कांड हुए हैं उनमें से बहुत सारे कांड उस समय यानी 1742 से 1751 के समय की ये रिपोर्टें काफी ज्यादा हैं। चलिए आगे आते हैं। 1743 में 2 मराठा सेनाओं ने आक्रमण किया। पहली रघुजी भोसले और दूसरी बालाजी की। ध्यान दीजिए, पहला जो आक्रमण होता है, यानी जो आक्रमण सबसे पहली बार मराठों ने किया बंगाल पर, वो कब था? वो 1742 का था। दूसरा आक्रमण जो मराठों ने बंगाल पर किया वो कब था? 1743 में। 1743 में 2 सेनाओं ने मराठों की आक्रमण की। एक जो थी वो रघुजी और दूसरी जो थी वो बालाजी विश्वनाथ। किसके? बालाजी विश्वनाथ। उसमें पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। तो उनके, इन दोनों ने मिलकर के 2 मराठा सेनाओं ने आक्रमण किया। पहली रघुजी भोसले की और दूसरी बालाजी की। आगे बढ़ते हैं। बनेश्वर विद्यालकर ने के ग्रंथ चित्रचंपू ने मराठों के जीत का श्रेय उनके द्वारा चलाए जाने वाले अद्भुत तेज घोड़ों को दिया। किसको दिया है? हमने बताया कि जो बर्गी थे, इनके पास जो घोड़े थे वो बहुत तेज थे, उनकी क्षमता बहुत तेज थी, उन पर सवार बहुत तेज होते थे। तो उनके चलाने की क्षमता, घोड़ों के चलने की क्षमता बहुत तेज थी। वो बहुत तेजी से आते किसी स्थान को लूटते और चले जाते, बहुत तेजी से आते किसी स्थान को तबाह करते और चले जाते। तो बर्गियों ने कि जो जीत का श्रेय वो किसको दिया जाता? उन घोड़ों को था, उनकी रफ्तार को वो श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भरतचंद्र के अनंत मंगल ने मराठा हमलों का कारण अलीवर्दी के सैनिकों द्वारा भुवनेश्वर के मंदिरों को विनाश बताया है। ये भरतचंद्र है, भरतचंद्र का एक ग्रंथ है अनंत मंगल। तो उसमें कहा गया है कि अलीवर्दी बंगाल पर आक्रमण का कारण मराठों का क्या था? तो बंगाल पर आक्रमण का कारण मराठों का था कि वो भुवनेश्वर मंदिर को अलीवर्दी खान के सैनिकों ने लूटा था। तो उसका बदला लेने के लिए मराठों ने बार बार इस पर आक्रमण किया था।
ठीक है, अब जो भी रहा हो कारण, ये इतिहास की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमला मराठों ने 1748 में किया। ठीक, पहला हमला कब होता है? 1742 में, दूसरा हमला 1743 में, तीसरा हमला 1748 में, चौथा हमला 1750 में और पांचवा हमला 1751 में। कुल मराठों द्वारा किए गए बंगाल पर जो हमले हैं वो कुल 5 हमले हैं और उनका क्रम इस प्रकार से था। मराठों ने 1748 में बिहार में, 1750 में मुर्शिदाबाद में और 1751 में पश्चिम बंगाल पर हुआ था। यानी एक ही क्षेत्र पर बार बार आक्रमण नहीं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करना, उस अलग अलग क्षेत्रों को लूटना। उनका मेन जो मुख्य उद्देश्य था वो धन प्राप्ति था। उनका मेन उद्देश्य उस समय कब्जा नहीं था, धन प्राप्ति था। मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति, लूट का धन। बर्गी का जो बर्गी रेड होती थी, जो बर्गी आक्रमण करते, उनका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति। क्योंकि वो कोई राजा नहीं थे बर्गी, वो बस भाड़े के कट्टू थे या भाड़े के लोग थे, भाड़े के सैनिक थे, जिनका आक्रमण है कि जिनका ध्येय है कि आना है, लूटना है, लूट करके लेके जाना है। इससे सामने वाला राजा परेशान हुआ, बार बार परेशान हुआ, बार बार परेशान हुआ। वो अपने लोगों को लेके परेशान हुआ क्योंकि उसके लोगों को मार दिया जा रहा है। अब बर्गी को कोई मोह नहीं है किसी की हत्या का, किसी की बलात्कार का कोई मोह नहीं है। बस आना है, लूटना है, मारना है, चले जाना। आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खान की सेना के भीतर आंतरिक झगड़ों ने भी उनके नुकसान में योगदान दिया। 1748 में पठान सैनिकों ने कुछ समय पटना पर नियंत्रण कर लिया। एक तरफ जो बंगाल का सबसे बड़ा खतरा था वो मराठा थे, लेकिन दूसरी तरफ अलीवर्दी खान का एक और आंतरिक विद्रोह भी था। कहीं ना कहीं पठान सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और पठान सैनिकों ने बहुत समय तक, कुछ समय तक, ज्यादा समय तक नहीं लेकिन कुछ समय तक पटना पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। बाद में पटना को आजाद करा लिया गया, लेकिन अब अलीवर्दी खान, आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि अपने आंतरिक विद्रोह से उसे निपटना है, यूरोपियों से उसे निपटना है, मराठों के हमलों से बार बार निपटना है। तो ये सारी चीजों को अलीवर्दी खान को एक साथ क्या करना है? झेलना है। तो और अलीवर्दी खान जैसा योग्य व्यक्ति ही इन चीजों को झेल सकता था। अगर अलीवर्दी खान योग्य नहीं रहा होता उस समय, या कोई अन्य शासक रहा होता, तो समाप्त हो गया होता बंगाल उसी समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1751 में मराठों ने बंगाल के नवाब के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया और स्वर्ण रेखा नदी को कभी नहीं पार करने पर सहमत हुए। ये कब की घटना है? 1751 में। क्या हुआ? 1751 में मराठों द्वारा और अलीवर्दी खान द्वारा। अलीवर्दी खान कहीं ना कहीं 1751 तक बहुत परेशान हो गए मराठों के आक्रमण से, क्योंकि अब तक 5 बार मराठे आक्रमण कर चुके थे और बहुत बुरी तरह उनके शहरों को लूट चुके थे, आगजनी कर चुके थे। उनकी आबादी भाग करके कहीं दूसरे स्थानों पर बस गई थी। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम था। तो ऐसी स्थिति में अलीवर्दी खान को क्या करना पड़ा? समझौता करना पड़ा। और 1751 में मराठों के साथ अलीवर्दी खान समझौता करते हैं और मराठे कहते हैं कि ठीक है, उड़ीसा की जो दीवानी है वो हमें दे दी जाए। और अलीवर्दी खान इस पर तैयार हो जाते हैं। उड़ीसा की दीवानी उन्हें दे दी जाती है 1751 में, लेकिन नाम मात्र का एक व्यक्ति उड़ीसा में क्या कर दिया जाता है? बैठा दिया जाता है। लेकिन 1752 में मराठे उसे भी मार देते हैं फाइनली। ठीक, तो अब 1751 में मराठे और बंगाल के बीच एक शांति समझौता होता है और इस शांति समझौता में ये निश्चित किया जाता है कि जो बंगाल है उस पर मराठे आक्रमण नहीं करेंगे और बदले में बंगाल उड़ीसा की दीवानी मराठों को दे देगा और 12 लाख रुपए हर वर्ष मराठों को क्या करेगा? देगा। और मराठे कभी भी स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर नहीं आएंगे। इधर एक नदी बहती है, कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। अगले वीडियो में हम आपको उस नदी से रूबरू कराएंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर जो है मराठी कभी आक्रमण नहीं करेंगे, कभी आएंगे नहीं। और बदले में इतनी चीजें, यानी उड़ीसा की दीवानी और 12 लाख रुपए सलीना मराठों को देता रहेगा। तो अलीवर्दी खान ने इस बात पे सहमति जता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी के परे के क्षेत्र अब मराठों को सौंप दिया गया था। मीर हबीब बंगाल के नवाब नाम मात्र नियंत्रण में उड़ीसा प्रांतीय गवर्नर बनाया गया। मीर हबीब एक है। मीर हबीब को अलीवर्दी खान ने क्या कर दिया? उड़ीसा का गवर्नर बना दिया, नाम मात्र का। मीर हबीब को उड़ीसा का गवर्नर बना दिया गया और उड़ीसा को दे दिया गया। उड़ीसा की दीवानी मराठों को दे दी गई। लेकिन मराठों ने मीर हबीब को क्या कर दिया? कुछ ही समय बाद, यानी 52 में ही, 1752 में ही मीर हबीब को क्या कर दिया? मार दिया। और उड़ीसा पूरी तरह से किसके नियंत्रण में आ गया? तो मराठों के नियंत्रण में उड़ीसा आ गया। अब ध्यान रखिएगा, यही उड़ीसा जब
जब आंग्ल मराठा युद्ध होगा तो यही उड़ीसा अंग्रेजों को दे दिया जाएगा युद्ध के बाद। ठीक, चलिए, तो इतिहास हमेशा करवट ले रहा है। अभी देखिए, अभी जबरदस्ती उड़ीसा ये ले रहे हैं। अभी बंगाल ने भी उड़ीसा पर कब्जा किया। ठीक, उड़ीसा को बंगाल ने लिया, फिर बंगाल को उड़ीसा से मराठों ने लिया, फिर मराठों से उड़ीसा को अंग्रेज लेंगे। अब किस प्रकार से, देखिए ये पूरा इतिहास है। हमने कहा कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। आज जो चीज आपकी है वो कल आपकी नहीं थी और परसों आपकी नहीं रहेगी, वो इतिहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाया गया था उड़ीसा पर मराठों का नियंत्रण 1751 तक स्थापित हो गया था, जबकि विधिवत यह 1752 तक बंगाल सूबा का हिस्सा बना रहा। 1752 में उड़ीसा के गवर्नर मीर हबीब की हत्या के बाद मराठों ने उड़ीसा को अपने प्रभुत्व में शामिल कर लिया। ठीक, यानी 1752 में मीर हबीब की क्या कर दी, जिन्हें गवर्नर बनाया गया था उड़ीसा का, किसके द्वारा, अलीवर्दी खान द्वारा, उन्हें मराठों ने मार दिया और पूरी तरह से उड़ीसा की दीवानी अपने नियंत्रण में ले ली। ठीक, तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने मुख्यतः ये जाना कि किस प्रकार से अलीवर्दी खान बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और बंगाल की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से किस प्रकार से उलझते हैं और फिर किस प्रकार से उससे अपना निजात पाते हैं। लेकिन अलीवर्दी खान का जीवन, पूरा जीवन ही लगभग संघर्ष में रहा है। आज हमने बंगाल पर मराठा आक्रमण के बारे में बात की और कल हम इनके जीवन पर, अलीवर्दी खान के जीवन पर बात करेंगे और फिर उसके बाद ये भी मतलब कि बंगाल के अगले शासक के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अलीवर्दी खान की भी अपना कोई पुत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अपना कोई पुत्र अलीवर्दी खान के पास भी नहीं, तो इनका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।